everyone, I welcome you all to my next lecture, and today we are going to discuss poetic devices of miracles. Last time we had discussed synecdoche, enjambment, and rhetorical question. Isn't it? And today we are going to do the rest of the poetic devices which are present in this poem Miracles. Last time हमने synecdoche, enjambment और rhetorical device discuss किया था और आज जो remaining poetic devices है वो हम discuss करेंगे. Fine? Okay. So the next poetic device which is present in this particular poem is alliteration. What is it? Alliteration. अब alliteration होता क्या है? It is the repetition. क्या होता है alliteration? Repetition होता है किस चीज का? Initial consonant sounds का of the two neighboring words. For example, दो या दो से ज़्यादा words होंगे, more than टू वर्ड्स होंगे जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होंगे. ठीक है, यूजुअली आपकी बुक्स में क्या होता है, साउंड कंसिडर नहीं किया गया होता है, सिर्फ कॉन्सोनेंट एक लेटर कंसिडर किया गया होता है. ठीक है, बी इट बी, बी इट सी, डी, एफ, सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स. गेटिंग मी? ओनली कॉन्सोनेंट लेटर्स, ना कि वॉवेल साउंड्स. कई जगह पे आप इंटरनेट पे देखेंगे इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट या वॉवेल साउंड. डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ विद दैट. आप सिर्फ अपने बुक के हिसाब से जाओ कि कॉन्सोनेंट लेटर्स पे इन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया होता है. दैट इज एलिट्रेशन फॉर यू. अगर दो वर्ड्स हैं और दोनों किससे स्टार्ट होते हैं? सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट होते हैं, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. व्हाट डू वी से? वी से एलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड. गॉट इट? तो पहले स्टैंजा से हम एलिट्रेशन वी गोना स्टार्ट फाइंडिंग एलिट्रेशन. इस लाइन में पहले ही ये दो वर्ड्स है, मेक्स मच. दोनों वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं? साउंड म से, विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. तो ये आपकी पहली एग्जाम्पल है किस चीज की? एलिट्रेशन की. वाई एंड हु, इवन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. देन नेक्स्ट, वेड विद. यहाँ पे वेड विद बोथ स्टार्ट विद द सेम कॉन्सोनेंट साउंड. इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. नेक्स्ट, और स्टार अंडर ट्रीज इन द वुड्स. यहाँ पे कोई नहीं है. टॉक बाय डे, इसमें भी कोई नहीं है. यहाँ पर भी कोई भी नहीं है. इसमें भी नहीं है. ओके, नेक्स्ट वन, स्टार शाइनिंग सो. यहाँ पे तीन वर्ड्स है जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं. स्टार्स, शाइनिंग एंड सो. फाइन. देन और तो कोई नहीं है. उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टैंजा, मी मिरेकल्स. अगेन दोनों वर्ड्स किससे स्टार्ट होते हैं? एम और एम से. अब यहाँ पे वन and all है, but this is not alliteration because you do not consider vowel sounds over here. ठीक है, will go according with what is given in the book. ठीक है, तो ये नहीं आएगा. नेक्स्ट, और तो कोई एग्जाम्पल है नहीं. किसकी? alliteration की. आई डोंट थिंक कोई दूसरी एग्जाम्पल है इसके बाद. ठीक है, so this was alliteration. The next poetic device which is in the poem is anaphora. Now what do you mean by anaphora? When two or more than two verses, जब दो, when two or more than two verses start with the same word,
इट इज कॉल्ड एज एनाफोरा. दैट मीन्स जब दो या दो से ज्यादा वर्सेस सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसे एनाफोरा बोलते हैं. ठीक है, जैसे हम यहां पे देखते हैं तीसरे वर्ड से, सॉरी फोर्थ वर्ड से और स्टार्ट हुआ है, इजंट इट. फिर ये हर कोई वर्ड जो इसके बाद है वो और से ही स्टार्ट हुआ है, इजंट इट. नेक्स्ट वर्स भी और से स्टार्ट हुआ है. इसके बाद ये पूरा स्टैंजा ही, इस पूरे स्टैंजा की हर वर्ड्स और से ही स्टार्ट हुई है. इसके बाद ये वर्ड्स भी और से ही स्टार्ट होता है. दिस इज व्हाट यू कॉल एनाफोरा. तो कहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है? फ्रॉम fourth verse of first stanza up to third stanza, anaphora has been used in this poem because every line starts with, every word starts with the word or, isn't it? ये सारे वर्सेस जब दो या दो से ज्यादा वर्सेस सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? एनाफोरा बोलते हैं. ठीक है, सो इजंट इट इजी टू आइडेंटिफाई दिस पोएटिक डिवाइस? अगर एग्जाम में कोई भी स्टैंजा आएगा, ठीक है, तो इस वर्ड्स, सॉरी इस पोएटिक डिवाइस को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होगा आपके लिए. क्यों? जहां कहीं पर भी आपने दो या दो से ज्यादा लाइंस क्या देखा, वो सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो आप क्या कहोगे? ये एनाफोरा है. दिस इज द पोएटिक डिवाइस दैट हैज बीन यूज्ड इन दैट स्टैंजा. ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज वर्सेस, यहां पे लास्ट स्टैंजा में this particular verse and this one, all the three verses start with the same word. ये तीनों verses same word every से start होते हैं. This is another example of anaphora. ये जो है anaphora की दूसरी example है इसी poem में. Understood? So this was anaphora for यू. अब रेपिटेशन को डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है. रेपिटेशन अनदर पोएटिक डिवाइस है, इसमें दूसरा पोएटिक डिवाइस है. रेपिटेशन में क्या होता है? जो भी कोई फ्रेज होगा, फ्रेज नहीं तो वर्ड्स जो रिपीट किए गए होंगे पोएम में, दैट इज रेपिटेशन फॉर यू, दैट इज रेपिटेशन. तो यहाँ पे एवरी वर्ड रिपीट हुआ है, मी वर्ड रिपीट हुआ है, मिरेकल्स रिपीट हुआ है, इजंट इट? इजंट इट? सेम वर्ड रिपीट हुआ है. सो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं पूरी पोएम में जो बहुत बारी रिपीट किए गए हैं. तो ये एग्जाम्पल्स आप खुद भी ढूंढ सकते हो कहाँ पे कोई फ्रेज है या फिर कोई वर्ड है जो रिपीट किया गया होगा, दैट इज रेपिटेशन फॉर यू. अब एनाफोरा का ही ऑपोजिट है डायाफोरा. एनाफोरा का ही ऑपोजिट है डायाफोरा. एनाफोरा का क्या मतलब होता है? कि जब भी दो या दो से ज्यादा वर्सेस क्या होंगे? स्टार्ट होंगे. किससे स्टार्ट होंगे? सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे, वो क्या होता है? एनाफोरा. लेकिन डायाफोरा अगर ऑपोजिट है तो इसका क्या मतलब होगा? दो या दो से ज्यादा वर्सेस, दो या दो से ज्यादा वर्सेस जब स्टार्ट की जगह क्या आएगा? एंड आएगा. जब दो या दो से ज्यादा वर्सेस एंड होंगे सेम वर्ड से, वो क्या है? वो डायाफोरा है. वो क्या है? वो डायाफोरा है. जब दो या दो से ज्यादा वर्सेस सेम वर्ड से एंड होंगे. अब यहाँ पे डायाफोरा की एग्जाम्पल है इन द सेम स्टैंजा, जो यहाँ पर है द लास्ट स्टैंजा. आप देखो, मिरेकल and miracle, so these two verses ended with the same word miracle, so ये क्या है? ये डायाफोरा है. इसके अलावा यहाँ पे देखो आप, सेम और सेम, so these two verses ended with the same word, that is same, तो ये भी क्या है? डायाफोरा की एग्जाम्पल है. what do you mean by diaphora? when two or more than two verses end with the same word, that is called as diaphora. isn't it easy? इसके अलावा फ्री वर्स,
ये भी इजीएस्ट पोएटिक डिवाइस है टू आइडेंटिफाई इन द एग्जामिनेशन। भले ही आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो, रिवाइज किया हो या ना किया हो, फ्री वर्ड्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर पोएम में राइम स्कीम है तो आपको क्या करना है? सीधे लिखना है राइम स्कीम, द पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम हैज बीन यूज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय राइम स्कीम? वेयर इन वन वर्ड इज राइमिंग विद द अदर। फॉर एग्जाम्पल, twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. अब यहाँ पे लास्ट टू वर्ड्स राइम कर रहे हैं, स्टार और आर, दिस इज कॉल्ड एज राइम स्कीम। फिर ये डिफरेंटली यूज होता है। कभी फॉर एग्जाम्पल 4 लाइन्स है वर्स में, पहली लाइन थर्ड लाइन से क्या करती है? राइम करती है। सेकेंड लाइन फोर्थ लाइन से राइम करती है, तो इसे ए बी राइम स्कीम कहते हैं। कभी फर्स्ट लाइन जो है वो सेकेंड लाइन से ही राइम करती है और थर्ड लाइन फोर्थ लाइन से राइम करती है, वो ए बी राइम स्कीम है। ऐसी ही बहुत सारी राइम स्कीम्स होती है। फाइन। तो अगर राइम स्कीम एब्सेंट है, नहीं है पोएम में, तो दैट पोएम इज कॉल्ड एज फ्री वर्स। जहां पे एक वर्स दूसरी वर्स से राइम नहीं करती हो, दैट इज कॉल्ड एज फ्री वर्स। फॉर एग्जाम्पल, ये पोएम, यहाँ पे मिरेकल है, यहाँ पे प्लेस है, फिर मिरेकल है, फिर से मिरेकल है, फिर सेम है, इजंट इट, फिर मिरेकल है, तो इसमें फ्री वर्ड्स है, राइम स्कीम नहीं है जहां पे एक लाइन दूसरी लाइन से क्या करे? राइम करे। व्हेन देयर इज नो राइम स्कीम इन अ पोएम, दैट पोएम इज कॉल्ड एज फ्री वर्ड्स। और जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, ही इज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। ही इज नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स। इसकी पोएम्स में आप राइम स्कीम नहीं देखोगे यूजुअली। ओके, सो दैट इज फ्री वर्ड्स फॉर यू। इसके अलावा इमेजरी, अब देखो, पहली इमेजरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज विजुअल इमेजरी। व्हाई? आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, वेदर यू द पोएट इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, वी कैन इमेजिन द स्ट्रीट ऑफ मैनहट्टन। अगर देखी होगी हमने पिक्चर में, फोटोज में, कहीं पर भी हम वो विजुअलाइज कर पाएंगे उस पिक्चर की। उस पिक्चर, वो जब भी हम उस वर्ड को पढ़ते हैं, उस वर्ड की पिक्चर हमारे आंखों के सामने डिस्प्ले होना स्टार्ट होती है। जैसे पोएट ने फिश के बारे में कहा है, माउंटेन के बारे में, रॉक्स के बारे में कहा है, मोशन ऑफ द वेव्स के बारे में कहा है, शिप के बारे में कहा है, सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में कहा है, इंटीरियर के बारे में कहा है, सनसेट के बारे में कहा है, इजंट इट, लुकिंग एट द स्काई, जो भी है, एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड, बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी है। तो जितनी भी एग्जाम्पल्स पोएट ने दी है वो हम सारी विजुअलाइज कर पाते हैं, उनकी पिक्चर्स हमारी आंखों के सामने डिस्प्ले होते हैं, इजंट इट, हम वो इमेजिन कर पाते हैं, तो वो सारे विजुअल इमेजरीज बनते हैं। ठीक है, जो भी पिक्चर हमारे आंखों के सामने डिस्प्ले होती है, या जिस चीज़ को हम इमेजिन कर पाते हैं हमारे दिमाग में, क्योंकि हमने उसके बारे में पहले ही पढ़ा होता है या वो चीज़ कहीं पर देखी होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज विजुअल इमेजरी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ट्री कहूँगी तो ट्री की आपके एक दिमाग में एक इमेज बन जाती है ट्री की, इजंट इट, वो आपकी विजुअल इमेजरी है। ठीक है, तो विजुअल इमेजरी हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम। फाइन। Next is organic imagery, which pertains to emotions, feelings. I'll write it over here. Which pertains to emotions, feelings, that can be in the form of hunger, that can be in the form of love, that can be in the form of hatred, pain, happiness, anything, sadness, anything. ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक इमेजरीज होती है। अब इस पोएम में आपको ऑर्गेनिक इमेजरी कहीं दिखती है? डेफिनेटली, व्हेन पोएट टॉक्स अबाउट
टॉकिंग और ईटिंग विथ हिज लव्ड वंस. जब पोएट कहता है कि ही इज एबल टू हैव ही इज एबल टू ईट विथ हिज लव्ड वंस, ही इज एबल टू टॉक विथ हिज लव्ड वंस, जब वो उनसे बात कर पाता है, जब वो उनके साथ डिनर या लंच कर पाता है, तो वो उसके फीलिंग्स के बारे में बताते हैं. दैट इज ऑर्गेनिक इमेजरी. Isn't it? It has been used in two ways. पहला वे क्या है? When poet talks about his loved ones. That shows his feelings towards his loved ones, isn't it? Secondly, his emotions and feelings related to the miracles, isn't it? To everything that is around him, which has been used throughout the poem. चाहे वो मेरिकल्स नेचर में हो, चाहे वो मेरिकल्स हम करते हो, चाहे वो मेरिकल्स हमारी सराउंडिंग्स में हो, बट दैट शोज पोएट्स इमोशंस एंड फीलिंग्स टुवर्ड्स मेरिकल्स. सो दैट इज अनदर ऑर्गेनिक इमेजरी फॉर यू. ठीक है. उसके बाद टैक्टाइल इमेजरी. टैक्टाइल इमेजरी. टैक्टाइल इमेजरी क्या होता है? इट परटेन्स टू टच, सेंस ऑफ टच. जो भी कोई चीज आप फील कर पाते हो अपनी स्किन से, अपनी बॉडी से, ठीक है, दैट इज टैक्टाइल इमेजरी. तो यहां पे व्हेन पोएट सेज और वेड विद नेक्ड फीट अलोंग द बीच, जब बीच के अलोंग साइड पोएट चलता है और वो पानी को टच करता है अपने पाँव से, जब वो उस पानी को फील करता है, इजंट इट? सो वो सेंस ऑफ टच तो आ गया ना. सो वी कैन से टैक्टाइल इमेजरी हैज बीन यूज्ड बिकॉज पोएट कैन फील द टच ऑफ द वाटर on his feet, with his feet, isn't it? तो tactile imagery has been used. और tactile imagery क्या होता है? Tactile imagery pertains to sense of touch. Okay. Apart from this, the last imagery that has been used over here is kinesthetic imagery. कौन सी imagery? Kinesthetic, and it pertains to motion or movement of living or a non-living thing. So movement जहां पर भी आप देखोगे that is called as kinesthetic imagery. ठीक है. जहां कहीं पर भी आप जिस किसी चीज की भी लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जिसकी भी मूवमेंट आप देखोगे लाइन्स इन वर्सेस में कहीं पर, that is called as kinesthetic imagery. So when poet says walking on the streets of Manhattan, walking के लिए he will require the movement of legs. जब वो चलता है तो मूवमेंट तो होती है ना. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ किनेस्थेटिक imagery. Dart my sight. So when he looks up towards the sky, तो वहां पर आंखों के मूवमेंट की बात हो रही है, तो वो अनदर किनेस्थेटिक इमेजरी है. वेड विद नेक्ड फीट. सो जब ये चलता है बीच पे तब भी, और पानी को टच करता है, तो वहां पर भी मूवमेंट की जरूरत पड़ती है. ये तीसरी एग्जाम्पल है. उसके बाद स्टैंड अंडर ट्रीज, वहां पर भी मूवमेंट की जरूरत. टॉक बाय द डे, टॉकिंग में लिप मूवमेंट यूज होती है. सिट एट द टेबल, बॉडी मूवमेंट की जरूरत होती है. पीपल लुक एट स्ट्रेंजर्स, व्हेन ही लुक्स एट द स्ट्रेंजर्स तब भी आई मूवमेंट की जरूरत है, और ही मे हैव टू टर्न हिज हेड, तब भी मोशन की जरूरत है, मूवमेंट की जरूरत है. सो दिस इज ऑल्सो द किनेस्थेटिक इमेजरी. Okay, next one. When bees are busy around, when they are buzzing around the hive, उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, so that's also kinesthetic imagery. Animals feeding, जब वो field में खा रहे हैं, that's also kinesthetic imagery. Stars shining, twinkling of stars. One second. When stars twinkle, वो ट्विंकलिंग मूवमेंट जो होती है स्टार्स की, वो भी किनेस्थेटिक इमेजरी है. उसके बाद इसमें तो कोई किनेस्थेटिक इमेजरी नहीं है. देन इन वर्सेस में भी कोई किनेस्थेटिक इमेजरी. सी इज अ कंटिन्यूअल मेरिकल बिकॉज वेव्स जो है वो मोशन में चलती है, तभी तो कंटिन्यूअल मेरिकल है. सो ये भी किनेस्थेटिक इमेजरी है. उसके बाद फिशेस दैट स्विम, स्विमिंग में भी चाहिए मूवमेंट आपको. मोशन ऑफ द वेव जो मैंने पहले ही कहा वो भी किनेस्थेटिक इमेजरी है. सो दिस वाज द लास्ट इमेजरी. इसके अलावा another poetic device which has been used in this poem is metaphor.
और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि मेटाफर होता क्या है. कंपैरिजन होता है इसमें टू अनलाइक थिंग्स का, बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज, इजंट इट. तो यहाँ पे किन दो चीजों को कंपेयर किया गया है? जिस चीज के बारे में पोएट ने कहा है, चाहे वॉकिंग हो, टॉकिंग हो, ईटिंग हो, कोई भी चीज जो पोएट ने हर एक वर्ड्स में बताई है, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के? मेटाफर के. क्यों? क्योंकि उन सारी चीजों को किससे कंपेयर किया गया है? मिरेकल्स से. वॉकिंग है कंपेयर टू मिरेकल्स, फिशेस स्विम, इट इज अ मिरेकल. सो दो अनलाइक चीजें, ऑब्वियसली जब फिशेस स्विम वो तो मिरेकल नहीं है, बट मिरेकल इज समथिंग एल्स. बट यहाँ पे हर चीज को किससे कंपेयर किया गया है? मिरेकल से कंपेयर किया गया है. सो इट इज अ मेटाफर. Metaphor has been used throughout the poem because in every verse, हर एक वर्स में पोएट ने क्या किया है? किसी ना किसी चीज को मिरेकल से कंपेयर किया है. ठीक है? ओके ओके. नाउ एंटीथेसिस. एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑपोजिट ऑफ समथिंग. जब भी आप दो ऑपोजिट चीजों की बात करोगे, जब भी आप दो ऑपोजिट चीजों की बात करोगे, वो क्या है? एंटीथेसिस है. ब्लैक एंड वाइट ऑपोजिट है. लाइट एंड डार्क ऑपोजिट है, इजंट इट? स्वीट एंड सावर क्या है? ऑपोजिट है. गुड एंड बैड. Good is the opposite of bad, sweet is the opposite of sour, light is the opposite of day, black is the opposite of white. तो जब भी हम opposite words की बात करते हैं, लेकिन एक ही वर्ड्स में, वो दो वर्ड्स क्या होने चाहिए? एक ही वर्ड्स में यूज होने चाहिए. ऐसा नहीं कि गुड होगा एक लाइन में और लास्ट लाइन में क्या होगा? बैड. वो एंटीथेसिस नहीं है. एक ही वर्ड्स में अगर ये दो वर्ड्स यूज किए गए हैं विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज एंटीथेसिस. दैट इज कॉल्ड एज एंटीथेसिस. गॉट इट? तो क्या यहाँ पे पूरी पोएम में कहीं पे एंटीथेसिस यूज हुआ है? यस, इन द लास्ट स्टैंजा. थर्ड वर्स ऑफ लास्ट स्टैंजा, लाइट एंड डार्क. एक ही वर्स है, इजंट इट? ऐसा तो नहीं है ना कि लाइट इस लाइन में यूज हुआ है, डार्क इस लाइन में यूज हुआ है. नो, ये एक ही वर्स में यूज किया गया है. डार्क इज द ऑपोजिट ऑफ लाइट, सो वी कैन से एंटीथेसिस हैज बिन यूज्ड. तो अब आप मुझे बताओ, क्या आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ये सारी पोएटिक डिवाइसेस? बस एक बार समझना है कि कोई भी पोएटिक डिवाइस क्या कहता है, क्यों यूज़ किया गया है, इससे क्या होता है. जब आपको ये समझ में आएगा, आई डोंट थिंक यू नीड टू रिवाइज इट एनी मोर. अगर आपके पास स्टैंजा होगा और अपने पोएटिक डिवाइसेस अच्छे से समझे होंगे, आप खुद से उस पर्टिकुलर स्टैंजा में पोएटिक डिवाइसेस आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है? सो दिस वाज द लास्ट पोएटिक डिवाइस